अब हम समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चौथा जो एक्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, वो कौन सा एक्ट था। देखो उस एक्ट का नाम, पहले एक्ट हम डाल लेते हैं, कौन सा एक्ट था, एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786। बड़ा मजेदार एक्ट है। कैसे मजेदार है समझो। देखो पिट्स इंडिया एक्ट आया, द्वैत शासन की शुरुआत हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, हुआ। अब एक्ट ऑफ 1786 आता है। इस एक्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई जो होना जरूरी भी था और नहीं होना भी जरूरी था, ठीक है, दोनों चीज जरूरी थी। इस एक्ट में यह हुआ कि इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको रिप्लेस किया गया, और रिप्लेस करके ना एक नए गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने का काम किया गया। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल थे ना, अपने आप में इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलिजेंट थे, विद्वान थे, महारत हासिल थी इनको बिजनेस करने की और व्यापारी सिस्टम को संभालने की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इवन समझो कि प्रशासन को मैनेज करने की एक बहुत ही ज्यादा ये विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम इस बंदे को हायर कर लेते हैं, अगर इस बंदे को हम अपॉइंट कर लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और तेजी से तरक्की करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी, तरक्की करना शुरू कर देगी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी और तेजी से तरक्की करेगी तो हम उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो 1786 में एक गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो गवर्नर थे ना, इनको कहां का, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन ये जो है गवर्नर जनरल कुछ आसानी से नहीं बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव रखा कि आपको गवर्नर जनरल का पद दिया जाता है ना, तो खुशी से उछले नहीं, अरे वाह भाई हम तो गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के। भाई ये विद्वान इंसान था, विशेषज्ञ था, मैंने बताया ना, महारत हासिल थी इसको एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य करने की। तो जब इनके सामने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव रखा कि आपको गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया जाए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनने में, कोई आपत्ति नहीं है, मैं बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्तें होंगी भाई, कहा कि देखो कोई शर्त नहीं है मेरी, दो शर्तें हैं और बहुत छोटी छोटी शर्तें हैं। अगर आप उन दोनों शर्तों को मानेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे कह रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अपनी शर्तें बताएं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि पहली शर्त मेरी ये है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी, कितनी, दो शर्तें। पहली शर्त क्या है, आर्मी का चीफ बना दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी का क्या बना दिया जाए, सेनापति। पहली शर्त इनकी थी। कहा कि ठीक है, पहली शर्त मैं बताता हूं। पहली शर्त यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, उस आर्मी का चीफ बना दो, मुझे सेनापति बना दो। किसने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूछा दूसरी शर्त बताइए आप। उन्होंने कहा कि जो परिषद है, जो विधान परिषद है, विधान परिषद के डिसीजंस को मानने ना मानने की पावर भी दे दी जाए, इनको डिसीजन में फ्रीडम दे दिया जाए। उन्होंने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हमें डिसीजंस में फ्रीडम दे दिया जाए, निर्णय स्वतंत्रता दे दी जाए। मतलब हम विधान परिषद के निर्णय को चाहे माने और चाहे ना माने, ये हम पर डिपेंड होना चाहिए। मीन्स इनको निर्णय स्वतंत्रता इन्होंने दो शर्त मांगी थी। पहला सेनापति, दूसरा डिसीजंस फ्रीडम दे दिया जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अभी इसको मैं इस प्रकार समझा देता हूं
कि जैसे मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब मोदी जी कहें कि प्रधानमंत्री हम तभी बनेंगे जब हमको इंडिया की आर्मी का चीफ बना दोगे। दूसरा, फिर मोदी जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री तभी बनेंगे, जैसे हम कैबिनेट है ना, कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री शामिल होते हैं और कैबिनेट का जो डिसीजंस होता है वो इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है और उसी डिसीजंस के आधार पर प्रधानमंत्री फैसले लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री उस फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके बावजूद उनके फैसलों को मानता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल एक दूसरे के सहयोग से चलता है, सहयोग से चलता है। तो उसी प्रकार मोदी जी बोले कि ठीक है, हमें आर्मी का चीफ बना दिया जाए तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा, हमें कैबिनेट के फैसले को मानने ना मानने का अधिकार दे दिया जाए। हमारा मन होगा हम कैबिनेट के फैसले को मानेंगे, हमारा मन होगा कैबिनेट के फैसले को नहीं मानेंगे। उसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हमें मंत्री परिषद, या एग्जाम्पल के रूप में समझो कि कैबिनेट के फैसलों को मानने ना मानने का अधिकार दे दिया जाए, मतलब निर्णय में स्वतंत्रता दे दी जाए, चाहे हम माने चाहे ना माने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दोनों फैसलों को ना पूरा कर दिया गया। समझ में आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोनों फैसलों को मान लिया गया और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। बंगाल बोले तो ये इलाका, ठीक है, ये बंगाल, इसका गवर्नर जनरल 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। अभी ये बंगाल की बात हो रही है, अभी पूरे इंडिया बाकी है ये कहानी, पूरी इंडिया की, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी था इंडिया में, राइट, और म्यांमार भी था इंडिया में, लेकिन बंगाल में ही अभी ये लोग अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है दूसरा एक्ट, एक्ट ऑफ 1793। हम तेजी के साथ इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि समय है नहीं, और समय इस वजह से नहीं है क्योंकि आपको और आगे भी पढ़ाना है। हमने जहां तक एक्ट पढ़ाया था इससे पहले, जो वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इस सारे एक्ट को डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा और पांचवा एक्ट जो आता है, एक्ट ऑफ 1793 आता है। अब ये एक्ट क्यों आया भाई? ये एक्ट इस वजह से आया कि इधर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो शर्तें रखी थी, 2 शर्तें, अब आप खुद ही दिमाग लगा के बताओ कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल इनके बाद भी बनना है लोगों को, कि ऐसे नहीं है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अब कोई गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, बनेगा ना भाई। इनके मरने के बाद या इनके हटने के बाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ना रहने के बाद गवर्नर जनरल बंगाल का ब्रिटिश पार्लियामेंट दूसरे को अपॉइंट करेगी ही करेगी। लेकिन अब उधर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा कर रही थी ना, तो अदर जो बंगाल के, अदर जो मद्रास के या इवन मुंबई के जो गवर्नर थे, उन्होंने सोचा कि यार ये तो गजब हो जा रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को की शर्तें पूरी कर दी जा रही है और सेनापति का पद ही खत्म कर दिया जा रहा है, और जो गवर्नर जनरल होगा उसी को सेनापति बना दिया जा रहा है। तो सभी गवर्नर जनरल ने सोचा कि हम भी ये शर्तें पूरी करवाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, हम भी कहेंगे कि हम तभी गवर्नर जनरल बंगाल के बनेंगे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को पूरा किया जाएगा, मतलब हमें भी आर्मी का चीफ बनाया जाएगा, हमें भी डिसीजंस मेकिंग, डिसीजंस की स्वतंत्रता दी जाएगी, डिसीजंस फ्रीडम दिया जाएगा। तो इसमें वही बीमारी आगे बढ़ गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शर्तों को एक्सटेंडेड कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल के लिए। किसके? इनके शर्त को, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो शर्तें थी इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक्सटेंडेड कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल के लिए, सभी गवर्नर, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। कहा कि ये जो 2 शर्तें हैं, अब बंगाल के जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे, कोई लिखा पढ़ी में नहीं, कोई भी गवर्नर जनरल बनेगा, जो शर्तें या जो मांग लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी वही मांग सभी गवर्नर जनरल की होगी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट सभी को क्या करेगी? आर्मी का चीफ बनाएगी और डिसीजंस फ्रीडम
देगी। फिर से मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शर्तें 1786 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा की थी, वो शर्तों को बढ़ा दिया गया। कहा गया कि अब बंगाल का कोई भी गवर्नर जनरल होगा तो ऑलरेडी आर्मी का चीफ होगा और उसको डिसीजन फ्रीडम की स्वतंत्रता दे दी जाएगी। हमने क्या कहा, शर्तों को एक्सटेंडेड कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ, अब बंबई दूसरा काम यह हुआ जो बंबई था और मद्रास था। क्या? बंबई और मद्रास। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे और इनके जो गवर्नर थे, इन दोनों के गवर्नर को ना बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल, बंबई और मद्रास के गवर्नर से कहा गया कि तुम अब बंगाल के गवर्नर जनरल से ही पूछकर कोई काम करोगे। तुम्हें कानून बनाना है। किसे? मान लो सपोज करो बंबई के गवर्नर को कानून बनाना है अपने क्षेत्र के लिए, तो ये कानून बनाएगा कौन? बनाएगा बंबई का ही गवर्नर बनाएगा। मद्रास के गवर्नर को अगर कानून बनाना है तो वो कानून बनाएगा, लेकिन वो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ कर बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को ना बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में कर दिया गया था, उसकी मुट्ठी में कर दिया गया था कि ये लोग दोनों इससे पूछकर काम करेंगे। अभी नक्शा देखो तो बंबई का ये इलाका और मद्रास का ये इलाका, ये मद्रास ये बंबई, इन दोनों इलाकों के जो गवर्नर थे इन बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई? 1786 1793। अब आगे बढ़ते हैं 1700, अब आगे बढ़ते हैं एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? 1813 के अधिनियम में, चार्टर अधिनियम में कुछ बातें मेंशन थी, उसको भी हम समझ लेते हैं। 1813 के अधिनियम में कहा गया कि अब जो भारत है, बिल्कुल है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है जो व्यापार कर रही है, हाँ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब इसमें क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है ना, अकेले कर रही है। ये समझो, अभी तक 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार था। अब एकाधिकार भी समझ लो, व्यापारिक एकाधिकार। क्या था? व्यापारिक एकाधिकार था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझो, एकाधिकार का मतलब यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, बहुत ध्यान समझना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। न भारत में डच व्यापार कर सकते हैं, कब? 1813 से पहले की बात बता रहा हूं। न फ्रांसीसी व्यापार कर सकते हैं, न इवन कोई और कंपटीटर व्यापार कर सकता है। समझो, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी लक्स साबुन बनाती है या ईस्ट इंडिया कंपनी किसी बुक का निर्माण करती है, कोई बुक बनाती है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे बुक को 4 रुपए में बेचे, चाहे 10 रुपए में बेचे, चाहे 50 रुपए में बेचे, चाहे 100 रुपए में बेचे, कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों? और लोगों के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कंपनी का अकेले का एकाधिकार था, उसके अलावा भारत में कोई व्यापार नहीं कर सकता था। लोगों की मजबूरी होती थी, चाहे वो उस चीज को 4 रुपए वाली चीज को 50 रुपए में खरीदें, चाहे 4 रुपए वाली चीज को 100 रुपए में खरीदें। ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से व्यापार करती थी, कोई और कंपटीटर नहीं था। इवन अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, बुक्स बहुत सारी आती हैं, जैसे मान लो ये पॉलिटी की बुक एक लक्ष्मीकांत राइटर लिखते हैं, ठीक है, कुलदीप सर लिखते हैं, अलग अलग लोग क्या हैं इसके बुक बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से, बुक बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें होती हैं, किसी का रेट कम होता है, किसी पब्लिकेशंस का, किसी कंपनी का रेट ज्यादा होता है, किसी कंपनी का रेट बहुत ही कम होता है। तो अलग अलग
भारत में अलग अलग कंपनियां आती हैं तो अलग अलग बुक्स होती हैं और उन बुक्स के अलग अलग रेट होते हैं, तो हम अपने हिसाब से लेते हैं। तो यहां पर भारत में कंपटीटर हुआ, अलग अलग कंपनियां आकर व्यापार कर सकती हैं। लेकिन 1813 के पहले भारत में कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। आई बात समझ में? लेकिन 1813 में क्या हुआ, कंपनी के एकाधिकार को, ये जो अकेले व्यापार करने का अधिकार था, इसको छीन लिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में कानून बना के कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार, इसको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, छीन लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि कंपनी जो है अब भारत में अकेले व्यापार नहीं करेगी, मतलब दूसरे लोग भी आकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अपवाद रखा गया। एक्सेप्शंस में क्या रखा गया, अपवाद में रखा गया कि चीन और चाय पर अभी भी कंपनी का ही एकाधिकार था। मतलब चीन और चाय, इन दोनों पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, कोई दूसरा व्यापारी नहीं व्यापार कर सकता था। अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, 1813 में कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। मतलब जैसे कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में अब तो भारत में जब व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो डच को भी बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ। फ्रांसीसी को बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ। ठीक है, पुर्तगालियों को बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ। ठीक है, स्पेनिश को बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ, आओ सब लोग व्यापार करो। कब? 1813 के बाद सबको व्यापार करने के लिए बुला लिया गया। लेकिन बुलाया सबको व्यापार करने के लिए, लेकिन सबको बुलाकर कहा, सुनो, साबुन बनाओ, कोई बात नहीं, बुक बनाओ, कोई बात नहीं। कौन से बोल रहे हैं? अलग अलग व्यापारियों से ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही है कि तुम साबुन बनाना चाहते हो, ठीक है, खुशी से बनाओ। तो बुक बनाना चाहते हो, ठीक है, खुशी से बनाओ। तुम किताबें बनाना चाहते हो, ठीक है, खुशी से बनाओ। मतलब किताबों का व्यापार करना चाहते हो तो खुशी से करो। जो कुछ का, किसी भी चीज का व्यापार करना चाहते हो, कपड़े का व्यापार करना चाहते हो, खुशी से करो। ठीक है, उद्योग का व्यापार करना चाहते हो, खुशी से करो। कंपनी ने सबको परमिशन दे दी कि जाओ, ठीक है, जाओ व्यापार करो, सब लोग करो। अब हमारा कोई अकेला एकाधिकार नहीं था। तो भारत में बहुत सारी कंपनियां आ गई, लेकिन सबको बुलाकर कहा, लेकिन एक बात सुन लो सब लोग, जितने भी व्यापारी हो, चाय का व्यापार कोई नहीं करेगा, न डच करेंगे, ना फ्रांसीसी करेंगे, ना पुर्तगाली करेंगे, कोई व्यापार नहीं करेगा चाय का व्यापार। सिर्फ चाय कौन बनाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। और दूसरा काम क्या कहा कि चाय का भी व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब चाय पर अभी भी एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, अकेले व्यापार करने का अधिकार है। दूसरा, चीन के साथ व्यापार करने का भी अधिकार हम पे है। सारे व्यापारियों से कहा कि तुम सब व्यापार करो, लेकिन चाय का व्यापार नहीं करोगे, चाय सिर्फ हम बनाएंगे। और दूसरा चीज, जितने भी विश्व में देश हैं, जैसे सभी देशों के साथ तुम व्यापार करो। जो यहां पे कंपटीटर आ रहे हैं और जो कंपनियां आ रही है भारत में, उनसे कह रहा है कि भारत में जितने भी देश हैं सबके साथ व्यापार करो। ठीक है, पुर्तगाली के साथ व्यापार करना है, पुर्तगाली अगर वो अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहें तो करें, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करना चाहें तो करें, किसी भी देश के साथ जिसमें व्यापार करना चाहते हैं तो करें। लेकिन चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी चीन के साथ। ये बात समझ में आई? तो 1813 में भारत के व्यापारिक सिस्टम को, भारत में व्यापारिक दरवाजा सभी के लिए खोल दिया गया, लेकिन चीन और चाय पर व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अभी भी इस पर कंपनी का ही एकाधिकार था। बात समझ में आई?